जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन फेसबुक लाइव में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर जो हमारी सुरक्षा के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सब्जेक्ट है क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन, जो कल ही साइन हुआ। हम ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और हमारे देश के बीच में, जिसे क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन बोलते हैं, जो चाइना के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा इससे फायदा हो सकता है। तो क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन, इसकी लेवल क्या है, इससे हमें फायदा क्या होगा, इससे हम चीन के ऊपर किस प्रकार से भारी हो सकते हैं, कौन कौन सी अलग अलग प्रकार की कोऑपरेशन इसके अंदर होंगी, ये सब विषय के ऊपर हम बात करेंगे। इसके सिवाय हम दो और विषय के ऊपर बात करेंगे। एक है म्यांमार, यानी कि ब्रह्मदेश, यानी कि बर्मा। वहाँ पे मिलिट्री टेक ओवर हुआ है। ये देश हमारा एक नेबरिंग देश है। तो इस मिलिट्री टेक ओवर होने से हमारे देश के ऊपर उसका क्या असर हो रहा है, क्योंकि कुछ रोहिंग्यास वहाँ से भाग रहे हैं, कुछ वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस वाले हैं, वो हमारी देश की मिजोरम प्रांत में प्रवेश कर रहे हैं। तो इसका हम विश्लेषण करेंगे। और समय बचता है तो हम ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 2-3 दिन पहले की ही बात है। एक न्यूज़ आई थी कि चाइना की जो पार्लियामेंट है, उन्होंने ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर और डैम्स या धरण बांधने के लिए परमिशन दी हुई है। तो इसका हमारे ऊपर, हमारी जो पानी सुरक्षा है या वाटर सुरक्षा है, इसके ऊपर क्या असर होता है। दूसरा, क्या इस डैम का इस्तेमाल चाइना एक पर्यावरण शस्त्र या एक इकोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पे कर सकता है कि नहीं, इस विषय के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? कारण सीधा और साफ है कि क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन, जो खास तो चाइना के खिलाफ है, इसके बारे में पिछले 5-6 साल से बातचीत हो रही है, लेकिन आगे मूवमेंट ही नहीं हो रही थी, क्योंकि हर एक देश का इस विषय के ऊपर सोचने का अलग-अलग तरीका है। लेकिन अभी सबको साफ ये चीज़ सामने आई है सबके, कि अगर चाइना के खिलाफ लड़ना है तो एक दूसरे को मदद करनी ही पड़ेगी। अगर हम कंबाइंड तरीके से लड़ते हैं तो चाइना का मुकाबला हम अच्छी तरह से करेंगे। अगर हम अकेले अकेले लड़ते हैं तो ये मुकाबला ठीक तरह से नहीं होगा, क्योंकि चाइना ये दुनिया की सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है। उनकी जो सेना है वो दुनिया की नंबर 2 पे है। टेक्नोलॉजी, यानी कि तंत्रज्ञान, वो न्यूक्लियर वेपन्स हो कि साइबर वॉरफेयर हो कि टेक्नोलॉजिकल वेपन्स हो, अलग-अलग हर एक सब्जेक्ट के अंदर चाइना ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में नंबर 2 पे है। अर्थात नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट्स है, और हम इस अलग-अलग वॉरफेयर जो है, इसमें काफ़ी पीछे है। तो इसीलिए हमारे लिए जो मित्र राष्ट्र है, उनकी ज़रूरत है। तो क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन में एग्ज़ैक्टली क्या हुआ? कल ही ये कॉन्फ्रेंस हुई। ये एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी, जिसके अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्राइम मिनिस्टर सुगा, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, ये इसमें उपस्थित थे। हर एक ने इस विषय के ऊपर भाषण दिया। वो क्वाड से क्या चाहते हैं, इसके बारे में बातचीत की। और उसके बाद एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो हुई, वो कि ये सभी राष्ट्रों ने एक जॉइंट डिक्लेरेशन किया, जिसके अंदर ये साफ बताया गया है कि क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन जो है, वो एग्ज़ैक्टली क्या करने वाला है। क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन ये इन 4 देशों के बीच में तो है ही, लेकिन आगे आने वाले दिनों के अंदर इसमें यूरोप के 3 बड़े देश, इंग्लैंड,
या यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस और जर्मनी भी शामिल हो सकता है। इसके सिवाय साउथ ईस्ट एशिया के जो देश है ये भी शामिल हो सकते हैं। अभी एग्जैक्टली उन्होंने क्या बातचीत की, तो उन्होंने बहुत सारे विषय कवर किए, जिसमें वैक्सीन डिप्लोमेसी है, जिसमें साइंटिफिक कोऑपरेशन है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, चाइना से इकोनॉमी डीकपल करने के लिए अलग अलग तरीके का कोऑपरेशन है। 3 जॉइंट वर्किंग ग्रुप भी तैयार किए हुए हैं। ये देश चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ दुनिया में होना चाहिए और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए। ओवर फ्लाइट्स यानी कि दूसरे देश के ऊपर से किसी और देश का विमान जाना चाहता है तो वो अलाउ होना चाहिए। वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन ठीक होनी चाहिए, डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये सभी मुद्दों के ऊपर मैं केवल समय के कमी के कारण केवल 3 या 4 ही बड़े मुद्दे उठाऊंगा। पहले तो ये एक साफ होना चाहिए कि ये एक हिस्टोरिक इवेंट था और पहली बार चाइना के खिलाफ एक अलायंस तैयार किया गया है। आपको पता है इसके पहले जो दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस था उसका नाम था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो खासकर सोवियत यूनियन के खिलाफ था। लेकिन उसके बाद अलग अलग जो मिलिट्री अलायंसेस जरूर हुए, लेकिन उनकी व्याप्ति बहुत ही कम थी। लेकिन पिछले 15-20 साल से कोई भी अलायंस नहीं था। तो अभी सबसे बड़ा जो अलायंस ये है जिसका नाम है क्वाड, यानी कि क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन इंडो पैसिफिक ओशन के अंदर। मैं आपको मैप नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन नकाशा होता तो आप देखेंगे इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में ये 4 देश है और बीच में चाइना है। और चाइना पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बना हुआ है। शॉर्ट में बात करनी है तो चाइना ने पूरी दुनिया के खिलाफ बायोलॉजिकल वर्ल्ड वॉर शुरू किया है, जिसे चाइनीज वायरस हम बोल सकते हैं, जिसे कुछ लोग कोविड-19 बोलते हैं, कोई कोरोना बोलते हैं, लेकिन उसका सच नाम जो है वो चाइनीज वायरस है, जो पूरी दुनिया के ऊपर छोड़ा है चाइनीज ने। और इससे दुनिया की रक्षा करने के लिए अभी एक वैक्सीन अलायंस तैयार हो गया है। वैक्सीन यानी कि जो लस बोलेंगे हिंदी में या मराठी में, तो ये वैक्सीन तैयार हुआ है। आज तकरीबन 2.5 करोड़ से ज़्यादा भारतीयों ने ये वैक्सीन पहले ही लिया है और हमारे देश ने 22 और देशों को ये वैक्सीन सप्लाई किया है, जिससे 2020 में जो महायुद्ध बायोलॉजिकल का चाइना ने शुरू किया था, उसे दुनिया को जीतने के लिए हमारे देश का जो वैक्सीन है ये मदद करने वाला है। इतना ही नहीं, तो बाकी के जो 3 देश है उन्होंने भी बोला है कि वो अपने रिसोर्सेस पूल इन करेंगे और ये चारों देश मिलके जो इंडो पैसिफिक में जो देश है उनको मदद करेंगे ये लड़ाई जीतने के लिए। एक चीज समझ में आनी चाहिए कि पैसिफिक इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के अंदर काफी सारे आइलैंड नेशंस है, यानी कि पॉपुलेशन वो आइलैंड अलग अलग आइलैंड्स जो हिंदी महासागर में है, जैसे कि मॉरिशस मॉरिशियस है, डिगो गार्शिया है, वगैरह वगैरह। इस प्रकार के आइलैंड पैसिफिक के अंदर है। और ये जो आइलैंड नेशन है ये बहुत छोटे हैं। इनकी जो लोक संख्या है ये ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लाख से लेकर 9 लाख 10 लाख, इससे भी कम है। यानी कि बहुत छोटे देश है और जो चाइनीज एग्रेशन चल रहा है इसके खिलाफ ये कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए इन देशों को क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन के देशों से मदद की जरूरत है, जो हमें मिलने वाला है। तो अगर हम इस प्रकार की वैक्सीन डिप्लोमेसी में मदद करते हैं तो भारत का या हिंदुस्तान का क्या फायदा होगा, क्योंकि कोई भी चीज हम करते हैं तो हमारा भी फायदा होना ही चाहिए। फायदा बड़ा साफ है, ये होगा कि एक तो इंटरनेशनल फोरम में यानी कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये देश हमारे साथ रहेंगे। आपको पता होना चाहिए
हमारी देश की लोक संख्या 130 करोड़ है और मॉरिशस की लोक संख्या ये 5 लाख से भी कम है। लेकिन जब तक वोटिंग राइट्स है तो मॉरिशस को भी एक वोट अलाउड है और हमारे देश को भी एक ही वोट है। यानी कि देश कितना भी छोटा हो उसकी वोटिंग राइट की कीमत एक होती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इंडो पैसिफिक के देश अगर हमारे साथ रहेंगे तो हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है उसकी रक्षा करने में हमें मदद मिलेगी। हमारे क्या नेशनल इंटरेस्ट है? चाइना और पाकिस्तान दहशतवाद के ऊपर हमें तंग करता है। चाइना हमें अलग अलग फोरम्स यानी कि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप वगैरह में आने नहीं देता। चाइना यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर हमारे खिलाफ बातचीत करता है वगैरह वगैरह। जो डिप्लोमेटिक वॉरफेयर है इसके बारे में मैंने इसके पहले भी बात की है, अभी मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा। लेकिन डिप्लोमेसी की लड़ाई जीतने के लिए हमें इस वैक्सीन डिप्लोमेसी की मदद जरूर मिलेगी। दूसरा ये है कि ये जो सब देश है ये सब देश चाइना से डरे हुए हैं। चाइना ने लोन डिप्लोमेसी या डेट डिप्लोमेसी या डेट ट्रैप से उनको अटकाया हुआ है। तो अभी हम ये जो चार देश क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन के अगर इकट्ठे आते हैं तो इन देशों को इस प्रकार के इकोनॉमिक अलायंसेस के अंदर भी मदद कर सकते हैं। तो एक हो गई वैक्सीन डिप्लोमेसी और उसका हमारे देश को होने वाला फायदा। दूसरा है रूल ऑफ लॉ या फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। ये जो अंतरराष्ट्रीय कानून है समुद्र के ऊपर, इंटरनेशनल लॉ ऑन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, यानी कि जो समुद्र है आज हमारे पृथ्वी का 70% जो हिस्सा है वो पानी है या वो ओशन है। और ओशन का रूल बिल्कुल साफ है। ओशन पूरी दुनिया का होता है। ओशन के ऊपर बाकी के जो देश है उनका क्या अधिकार है? अधिकार साफ है जो यूएनसीएलओएस यानी कि उन क्लॉज के अंदर बताया हुआ है, जिसमें ये बताया है कि आपका जो देश का जिस देश को समुद्र किनारा है उस समुद्र किनारे से 12 नॉटिकल माइल का जो समुद्र है वो उनका टेरिटोरियल वाटर्स है। यानी कि उस देश के कानून वहां पे लागू है। इसके बाद 200 नॉटिकल माइल का जो समुद्र है उसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोला जाता है और समुद्र किनारे से 350 नॉटिकल माइल का जो समुद्र है उसे एक्सटेंडेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोला जाता है। मतलब ये कि हमारा देश 350 किलोमीटर तक का जो समुद्र है नॉटिकल माइल का उसके अंदर इकोनॉमिक राइट्स हमारे पास है। यानी कि फिशिंग है, ऑयल को निकालना है, गैस को ढूंढना है, जो रेयर मिनरल्स होते हैं उनको ढूंढना है वगैरह वगैरह। लेकिन इस समुद्र के अंदर बाकी के देशों के जो व्यापारी जहाज है यानी कि जो मर्चेंट नेवी है उनको आने जाने का अधिकार है। लेकिन चाइना की दादागिरी अभी शुरू है। चाइना बोलते हैं कि उनके समुद्र किनारे से जो साउथ चाइना समुद्र है कि जो पूरा उनका है। 9 डैश लाइन की वो बात करते हैं। ये 9 डैश लाइन क्या है इसके डिटेल में मैं ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन ये केवल दादागिरी है कि भाई ये पूरा समुद्र हमारा है, जो कि गलत है। ये समुद्र के ऊपर कुछ हिस्सा फिलीपींस का है, कुछ हिस्सा मलेशिया का है, कुछ इंडोनेशिया का है, कुछ वियतनाम का है, कुछ लाओस का है। लेकिन नहीं, चाइना बोलता है कि ये सब समुद्र हमारा है। साउथ ईस्ट एशिया के देश इससे बहुत ही तंग है और चाइना ने अभी एक नया कानून पास किया जहां पे उन्होंने अपने कोस्ट गार्ड को अधिकार दिया कि अगर आपके एक्सक्लूसिव आपके एरिया में कोई भी देश आ जाता है तो उसको ऊपर आप फायरिंग कर सकते हैं। देखो कितना ये बदमाश देश है, वो फायरिंग कर सकते हैं। और हमारे साथ उन्होंने कानून क्या किया है, जो जो चार ट्रीटीज उन्होंने हमें साइन करने के लिए मजबूर किया 1999 से लेकर 2003 तक कि हम जो LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो बॉर्डर चाइना के साथ है
वहाँ पे जो हमारी आर्मी जाती है, पेट्रोलिंग करती है, उनको हथियार वहाँ पे फायर करने के लिए परमिशन नहीं है, वहाँ पे डिफेंसेस बनाने के लिए परमिशन नहीं है, और यहाँ पे वो फायर करना चाहते हैं। तो ये सब देश डरे हुए हैं। तो इसीलिए अभी ये जो लॉ पास किया, ये जो रिजोल्यूशन पास किया क्वाड्रिलैटरल नेशन से, इससे साउथ ईस्ट एशिया का मनोबल बढ़ेगा, उनका मोराल बढ़ेगा, और उनको ये समझ में आएगा कि चाइना की दादागिरी को फेस करने के लिए क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन के जो देश है वो मदद करेंगे। तो अभी मदद तो साउथ ईस्ट एशिया को देश को हो रही है, लेकिन इसका भारत को या हिंदुस्तान को क्या फायदा है? हिंदुस्तान को फायदा बिल्कुल साफ है। हम इस तरह से चाइना को एक ही साथ टू फ्रंट के ऊपर लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मतलब क्या है कि चाइना अगर हमारे साथ गड़बड़ करता है लद्दाख के ऊपर या इंडो चाइना बॉर्डर के ऊपर, तो इसी समय उन्हें साउथ चाइना समुंदर के अंदर साउथ ईस्ट एशिया के जो देश है, इनके साथ भी लड़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यही दादागिरी वो वहां पर कर रहे हैं। जापान उनके खिलाफ है। जापान के सेनकाकू आइलैंड के ऊपर चाइना बोलता है हमारा है। फिलीपींस का काफी भाग वो बोलते हमारा है। लाओस का भी वही हिस्सा है। वियतनाम के लिए भी यही प्रॉब्लम है। तो इस तरह से हम चाइना को टू फ्रंट वॉर को लड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तीसरी बात जो है वो है पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, डेमोक्रेटिक वैल्यूज और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मदद यह है जो बॉर्डर्स, इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो पहले थी, इसे अभी कोई बदली नहीं कर सकता। अभी चाइना एक जो टैक्टिक्स फॉलो कर रहा है, जिसे सलामी स्लाइसिंग का नाम दिया जाता है। यानी कि चाइना आस्ते आस्ते आगे जाता है, बोलता है कि ये हमारा है, फिर आगे जाता है और किसी हिस्से के ऊपर हमारा है बोलता है, और कुछ पुराने फटे हुए हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट दिखाता है, और वो बोलता है कि इस हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट के मुताबिक 17th सेंचुरी में हमारी बॉर्डर यहाँ पे थी, 16th सेंचुरी में हम यहाँ थे, दुनिया तैयार होने से पहले हम यहाँ थे। यानी कि बेवकूफ बनाने की बात है। वो पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन उनकी मिलिट्री माइट और इकोनॉमिक माइट इतनी ज्यादा है कि कोई भी देश उनकी दादागिरी के खिलाफ कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो अभी साउथ ईस्ट एशिया के देशों को अभी काफी बड़ा मेंटल सपोर्ट जो है वो मिलने वाला है, और शायद फिजिकल सपोर्ट भी मिलेगा। तीसरा जो मुद्दा है वो है ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ रहा है, दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर जो बर्फ है या हिमालयस के ऊपर जो बर्फ है वो पिघल रहा है, जिससे समुद्र की जो हाइट है ये बढ़ रही है, जिससे काफी सारा कोस्टल एरिया जो है वो पानी के नीचे जाने वाला है। तो ये पूरी दुनिया को खतरा है, तो इसे रोका ही जाना चाहिए। नेक्स्ट मुद्दा जो है वो है टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, खास तो साइबर वॉर। इसी फोरम के बीच में से मैंने बात की थी कि चाइना ने हमारा जो मुंबई का जो पावर ग्रिड है इसके ऊपर एक हमला किया था, जिससे 12 घंटे के लिए हमारी बिजली चली गई थी। खैर हमने वो हमले में उससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस प्रकार के साइबर हमले है ये चाइना बहुत कर रहा है। और साइबर वॉरफेयर ये ऐसा वॉरफेयर है कि जिसमें रोज ही बदली होती रहती है। तो अभी ये चारों देश यानी कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत इकट्ठा होके अपने साइबर डिफेंसेस को और मजबूत करेगा, साइबर हमले को रोकने की मदद करेगा, जिससे चाइना की ये जो टैक्टिक्स है साइबर हमले करना, इसमें काफी कमी आएगी, और हमारा जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेटवर्क है, बैंकिंग सेक्टर का नेटवर्क है, अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो अलग अलग डिजिटल मीडिया के ऊपर काम करते हैं, तो इसमें सभी में सुरक्षा आएगी। इतना ही नहीं,
तो इसके सिवाय टेक्नोलॉजी यानी कि तंत्रज्ञान तंत्रज्ञान के अंदर हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करेंगे, जिससे हमारी जो ताकत है ये इकट्ठा होके बढ़ेगी और चाइना का मुकाबला हम और ज़्यादा अच्छी तरह से करेंगे। एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, जिसे बोलेंगे हम ड्रोन वॉरफेयर। ड्रोन्स यानी कि ऐसे छोटे विमान होते हैं जो बिना पायलट के सिवाय चलाए जाते हैं। अभी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, या मुझे भरोसा है कि आपको ये पक्का पता है कि चाइना ड्रोन वॉरफेयर में नंबर 2 के ऊपर है, और उन्होंने बहुत सारे ड्रोन्स ये पाकिस्तान को दिए हैं, और इस ड्रोन की मदद से पाकिस्तान अभी आर्म्स, एम्यूनिशन, एक्सप्लोजिव पंजाब में डाल रहा है, हमारे भारत के पंजाब में, और खालिस्तानी दहशतवाद को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है। तो ये ड्रोन वॉरफेयर का मुकाबला करना बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ड्रोन्स ये लड़ाई होगी तो उनका काम एक अलग प्रकार का होता है। लेकिन जब नो वॉर नो पीस यानी कि अभी की सिचुएशन है, कोई इलीगल स्मगलिंग करता है, कोई इलीगल ट्रेड करता है, कोई वहां से ड्रोन के अंदर फेक इंडियन करेंसी नोट भेजने की कोशिश करता है, तो इसके ऊपर नजर रखना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दहशतवादी आ सकते हैं, उनके सपोर्टर्स आ सकते हैं, आर्म्स, एम्यूनिशन, एक्सप्लोजिव आ सकता है। तो इसमें ड्रोन का काम काफी अच्छा है। तो इसके अंदर भी हम एक दूसरे से कोऑपरेशन करेंगे। जो नेक्स्ट कोऑपरेशन है वो है इंटेलिजेंस कोऑपरेशन, यानी कि गुप्तहेर माहिती का आदान प्रदान। होता यह है कि हर एक देश के अपने अपने गुप्तहेर होते हैं, अपनी अपनी लेवल होती है। अगर कॉमन एनिमी जो चाइना और पाकिस्तान है उसके बारे में अगर हम इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, तो हमारी इंटेलिजेंस की क्वालिटी अच्छी होती है। क्योंकि बात यह है कि अब समझ लीजिए कि एक दहशतवादी हमला समुद्र की तरफ से होने वाला है। 7,600 किलोमीटर की समुद्र की किनारे की रक्षा करना इतना आसान नहीं है, और हल्ला ये जो दहशतवादी हल्ला कब होगा कोई किसी को पता नहीं है। तो अगर आपको एग्जैक्ट एक्शनेबल इंटेलिजेंस मिलती है, तो इसे हमें बहुत सारा फायदा ये हो सकता है। तो यही हमारा उद्देश्य है, जिसके ऊपर हम इंटेलिजेंस कोऑपरेशन भी कर रहे हैं। इसके सिवाय जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस है, इसका इसे इससे भी अच्छी तरह से काम करवाना ये हमारा एक कॉमन इंटरेस्ट होगा। एग्जाम्पल देने के लिए यूनाइटेड नेशंस की तकरीबन 40-50 मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस है। एक एग्जाम्पल है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिनका काम था कि कोरोना कब शुरू हुआ इसके बारे में बताना, इसे कैसे रोका जाए। लेकिन इन्होंने चाइना के दबाव के नीचे आते हुए इसको रोकने इसे खबर ही दी नहीं, ये बल्कि ये खबर को छुपाने की कोशिश की। तो ये जो है इन सभी जो इंस्टीट्यूशंस है, जो पूरी दुनिया की इंस्टीट्यूशंस है, वो अभी चाइना के नीचे चली गई है, क्योंकि वो उनको फाइनेंशियल एड ये काफी देता है। तो इसके ऊपर भी अभी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सब अलग अलग प्रकार के जो कोऑपरेशन है, इसके बारे में मैंने शॉर्ट में आपको बोलने की जरूरत समझी। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि चाइना की जो इकोनॉमी है उससे हमने डीकपल करना चाहिए। आज चाइना ने भारत को और पूरी दुनिया के देशों को अपने आर्थिक चक्रव्यूह में पकड़ के रखा हुआ है। यानी कि सभी देश सोचते हैं कि कोई भी चीज खरीदनी है तो वो चाइना से ही लानी पड़ेगी। लेकिन अभी हम आत्मनिर्भर भारत के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीज हमारे देश में करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस साल यानी कि जो 2020 साल जो चला गया, इसके अंदर हमने हमारा और चाइना का जो ट्रेड है, चाइना से जो चीजें हम खरीद रहे थे उसमें तकरीबन 25% से हमने कमी की है। यानी कि वो चीज अभी यहाँ पे बनने वाली है। कंटेनर्स बनाना हो, मेडिसिन बनाने हो, वैक्सीन बनाना हो, बहुत सारी चीजें। लेकिन अभी भी हमें और काफी चीजें करने की जरूरत है। तो ये अगर चाइना को हम हमारे
इकोनॉमिक रिलेशन से निकालते हैं, तो वो चीज़ कहीं और से हमें मिलनी चाहिए। तो इसके लिए हम ताइवान की मदद ले रहे हैं, खास तो जिसे चिप टेक्नोलॉजी बोला जाता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या अमेरिका की मदद लेंगे, या ऑस्ट्रेलिया या जापान वगैरह की। तो हम एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन करते हुए एक दूसरे को मदद करेंगे, जिससे हमारी इकोनॉमी हम चाइना से डीकपल कर सकेंगे। क्योंकि आज की खबर आपने शायद न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी कि आज हमारे देश में मोबाइल कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, ये आपको सबको पता है। अगर मोबाइल कम्युनिकेशन 2 दिन के लिए बंद होगा, तो कितना अनर्थ हो सकता है, ये आपको पता है। लेकिन हमारी जितनी भी मोबाइल कंपनीज़ है, वो कंपनीज़ 30 टू 40% उनके जो कंपोनेंट्स है, वो चाइना से अभी भी लेते हैं। तो इनको ये रिप्लेस करना पड़ेगा, जिसके लिए कुछ साल लगेंगे, क्योंकि चाइना हमारी इंफॉर्मेशन की चोरी करता है, चाइना ट्रेड सीक्रेट्स चुराता है, चाइना अलग-अलग प्रकार की इंटेलिजेंस ऑपरेशन करता है। तो ये सब रोकने की ज़रूरत है। तो मैंने बिल्कुल आपको शॉर्ट में ये बोलने की कोशिश की कि इस सब का हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। तो क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन हमारी देश के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि जब अ, डोनाल्ड ट्रंप का पराभव हुआ, उसके बाद कुछ एक्सपर्ट्स, जिनको मैं आर्म चेयर एक्सपर्ट्स बोलता हूँ, उन्होंने बोलना शुरू किया कि अभी जो बाइडेन हमारे बाजू में नहीं होंगे, चाइना की बाजू में चले जाएंगे। लेकिन ये हमारा देश का एक विजय है कि 2 महीने के अंदर ही जो बाइडेन, जो चाइना के साथ मित्रता की बात कर रहे थे, अभी उनके साथ उनके खिलाफ वो कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये हमारी देश की एक सक्सेस है। तो ये एक अच्छी बात हो गई है, जिसे हम क्वाड्रिलैटरल कोऑपरेशन बोलेंगे। दूसरा, मैं केवल 1 मिनट के लिए म्यांमार के बारे में बात करूँगा, क्योंकि म्यांमार के बारे में बहुत सारे लोगों को ये डर है कि इसका हमारे सुरक्षा के ऊपर असर काफ़ी हो रहा है। असर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि आज म्यांमार में उनका जो रखिन प्रोविंस है, वहाँ पे जो रोहिंग्यास रहते हैं, उनके ऊपर अलग-अलग कारणों से अत्याचार किए हैं, जिससे लाखों रोहिंग्यास वहाँ से भाग गए हैं। सबसे ज़्यादा रोहिंग्यास बांग्लादेश में आए हैं, हजारों की संख्या में वो हमारे देश के अंदर भी आए हुए हैं, कुछ साउथ ईस्ट एशिया के अलग-अलग देशों में गए हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो सबसे पास में उनका देश था चाइना, चाइना में एक भी रोहिंग्या नहीं गया भाग के। क्यों नहीं गया? इसका कारण क्या है? क्योंकि वो डरते हैं कि चाइना में अगर हम जाएँगे, तो हमें वहाँ पे मार दिया जाएगा। तो इसलिए वो हमारे देश में आते हैं, बांग्लादेश में आते हैं। तो इसलिए आज म्यांमार के कुछ लोगों ने हमारा जो बॉर्डर एरिया है मिज़ोरम का, वहाँ पे आना शुरू किया है। क्योंकि होता क्या है कि मिज़ोरम है, नागालैंड है, हमारी 1600 किलोमीटर्स की जो सीमा है, वो म्यांमार के साथ लगी हुई है। और कुछ ट्राइब्स हमारी जो है मिज़ोरम और नागालैंड, मणिपुर के अंदर उनके उसी तरीके के कुछ ट्राइबल्स म्यांमार के अंदर है। तो वो भाग के अगर यहाँ आना शुरू करेंगे, तो हमारे ऊपर एक्सोडस शुरू हो जाएगा रिफ्यूजीज का, जैसे 1971 लड़ाई के अंदर हुआ था। तो इसलिए वहाँ पे शांतता होना ज़रूरी है। और इतना ही नहीं, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी का मर्डर हो रहा है, और ये बोला जाता है कि ये जो मिलिट्री कू हुआ है, मिलिट्री के लोग जो वहाँ पे अभी राज्य कर रहे हैं, जिन्होंने 70 से ज़्यादा म्यांमार के ही लोगों को मार दिया है, उनके पीछे चाइना खड़ा है। क्योंकि चाइना चाहता है कि चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चाइना से शुरू होता है, म्यांमार के थ्रू सितवे या और दूसरे पोर्ट के पास चला जाता है, वो जल्दी से शुरू किया जाए। तो म्यांमार की स्थिति के ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ पे गड़बड़ होती है तो हमारी सुरक्षा के ऊपर ज़रूर असर होता है। जब तक सवाल है ब्रह्मपुत्रा के पानी का, आज इसके बारे में बातचीत करने के लिए समय नहीं है।
लेकिन ये ब्रह्मपुत्रा का पानी चुराने की कोशिश जो चाइना कर रहा है, ये एक इकोलॉजिकल वॉर है, क्योंकि वो पानी को रोक के अचानक छोड़ सकते हैं। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, इसके बारे में बात हम अगले कभी एपिसोड में करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे रुकता हूँ, क्योंकि 25 मिनट मैंने बात करनी थी वो हो गई है, और मैं 1-2 सवाल लेने की कोशिश करता हूँ। एसके कुलकर्णी जी जय हिंद बोल रहे हैं, स्वप्निल जी जय हिंद बोल रहे हैं, मिथुन लोमटे जी इंटरेस्टिंग बोल रहे हैं, स्वप्निल महाले जी काफ़ी सारे लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिए हुए हैं कि ये अच्छा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी है। तो मैं आपको इतना ही बोलूँगा ख़त्म करने से पहले कि इसे ज़रूर लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि हमारी देश के ऊपर जो अलग-अलग चीज़ें होती है, इन्फॉर्मेशन उसके अंदर हम सब सोल्जर्स हैं और हम सब साइबर वॉरियर्स हैं, हम सब इन्फॉर्मेशन वॉरियर्स हैं, और हमने हमेशा के लिए कोई भी चाइनीज़ चीज़ के ऊपर बॉयकॉट ही करना चाहिए, क्योंकि चाइना के साथ जो लड़ाई चलने वाली है, ये अभी भी बहुत साल चलने वाली है। तो हमने एक लंबे लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। यहीं पे मैं रुकता हूँ। जय हिंद।